जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 18 मार्च 2023 के आइए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन इमिटर। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया है 2030 तक ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनेगा। अभी इन्होंने टारगेट लिया है। अब ये बात कैसे पता चली है? तो भारत के प्रेजेंट में जो रेलवे मिनिस्टर हैं यानी रेल मंत्री हैं, तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने लोकसभा में लिखित उत्तर में दिया है, लिखित उत्तर में बताया है कि भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर बन जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, और ये सवाल उठना लाजमी है, सर ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं डिटेल से। दोस्तों, इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था 2023 यानी इस एंड तक, दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया जाएगा, और 2030 तक जितने भी गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेन चलाए जाएंगे स्टेशन, उनको बिजली प्रदान की जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यहां पर मैं आपको बता दूं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होता क्या है। अब आइए समझते हैं। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को हम बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी हमने जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने पर्यावरण को दिया है, हम पेड़ लगाएं, हम एफोरेस्टेशन करें, हम वनों के परसेंटेज को बढ़ाएं कि उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिंक हो जाए। यानी जितना हमने इमिट किया है उतना ही हम उसको क्या कर दें, अवशोषित कर लें। तो इसे कहते हैं बैलेंस। ये कहलाती है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। क्लियर है? तो इसका यह अर्थ होता है उत्सर्जन को शून्य पर लाना नहीं, बल्कि वायुमंडल में कार्बन के उत्सर्जन और कार्बन सिंक द्वारा अवशोषण के माध्यम से एक बैलेंस करना। आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, हम वनों के परसेंटेज को बढ़ाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिंक होगा यानी अवशोषित होगा। जितना ज्यादा हमने इमिट किया है उतना ज्यादा हम अवशोषित करने का प्रयास करेंगे, तो एक बैलेंस बना रहेगा हमारे पर्यावरण में। दोस्तों, दो देश हैं, आप इन दो देशों का नाम आप याद रखिएगा, भूटान और सूरीनाम। These are the only two countries which have achieved net zero carbon emission। इन दोनों देशों ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल भी किया है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे हैं 18 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, सबसे विशेष बात है इस क्लास की कि चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम का, हम दोनों माध्यम के छात्रों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 475 दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए। 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी। भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे करंट अफेयर्स और जीके नहीं पूछा जाता। तो ये है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की एक ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, आज का जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, जरा आप इस इमेज को गौर से देखिए। ये हिरण है, और हिरण का जो शिकार है बाघ कर रहा है। जो हिरण की रफ्तार होती है 90 किलोमीटर पर आवर होती है। हिरण इतना तेजी से भाग सकता है। वहीं पे बाघ जो है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। जो चीता होता है बहुत तेजी से चलता है, टाइगर की स्पीड कम होती है। अब सवाल ये उठता है, जब इतनी तेजी से भाग सकता है तो इसका शिकार क्यों हुआ? क्योंकि ये डरता है। हिरण जो है डरता है बाघ से, वो डर डर के पीछे देखता है। आप जितना पीछे देखोगे आप उतना पीछे होते जाओगे। मन के डर से जीतना है जरूरी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। समझे आप? ठान लिया तो जीत होगी, मान लिया तो हार हो जाएगी। दोस्तों, मानना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? हमें बार बार पीछे नहीं देखना, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमें डरना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, हम अपना कर्म करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग? तो फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया, चुना गया है।
शक्तिकांत दास प्रेजेंट में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। किस नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है शक्तिकांत दास। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमिटी की अनुशंसा पर हुई थी। हिल्टन यंग समिति ने सुझाव दिया था कि भारत का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पेश किया गया था 1934 में और उसके माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य करना शुरू किया था। हालांकि जब देश आजाद हुआ तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 1 जनवरी को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है? Who has been re-elected as FIFA president till 2027? तो अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है आपको ये जानना जरूरी है। तो ये है जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है इनका? जियानी इन्फेंटिनो। इनका जो कार्यकाल है वापस से बढ़ाया गया, पिछले बार भी बढ़ाया गया था। इनके विरोध में कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध चुने गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के बारे में यहां पर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझेंगे। तो देखिए, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये पूछा जा सकता है। अब आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं फीफा से रिलेटेड। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि फीफा की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1930। दोस्तों, सबसे पहला जो फीफा वर्ल्ड फुटबॉल खेला गया 1930 में खेला गया। कहां पर खेला गया? उरुग्वे में खेला गया। कहां पर खेला गया? उरुग्वे में खेला गया। और उरुग्वे मेजबान थी और उरुग्वे ही जीती। रनर अप बनी रही अर्जेंटीना। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि सर आप मुझे ये बताओ, अभी तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो कहां पर हुआ? तो कतर में हुआ। वापस से रिवाइज कर देता हूं, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ। क्लियर है? जिसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। सबसे ज्यादा बार ब्राजील ने जीता। कितनी बार जीता? 5 बार जीता ब्राजील ने। इसके पहले फ्रांस विनर थी। 2026 में, यानी हर 4 साल में होता है, तो अगले 4 साल बाद संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा 2026 में यहां पर होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप। अब दोस्तों यहां पर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के अध्यक्ष बने 36वें नंबर के रोजर बिन्नी और पहले एंग्लो इंडियन है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने दिलीप तिर्की। पहले ये हॉकी इंडिया के कप्तान भी थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। वाईकॉम 18 ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वाईकॉम 18 हैज मेड वूम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो वाईकॉम 18 ने फ्रेंड्स MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि जो जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। वाईकॉम की बात करते हैं तो ये जो कंपनी है कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई। प्रेजेंट में इसके CEO कौन है आपसे पूछा जा सकता है? ज्योति एस देश पांडे। क्या नाम है? ज्योति एस देश पांडे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 सालों से हर नागरिक टीका लगा रहा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर को याद आ जाए, चलो टीकाकरण दिवस पे ही प्रश्न पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसको भी हम समझते हैं, इसकी हिस्ट्री को हम जानते हैं। दोस्तों, वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में हर लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
और 16 मार्च का ही दिन था 1995 में जब राष्ट्रीय टीकाकरण स्टार्ट किया गया। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी थी। दोस्तों, पहले हमारे पूरे भारत में हर जगह बहुत ज्यादा केसेस होते थे कि हमारा जो नया युवा है वो पोलियो से ग्रसित होता था और विकलांग हो जाता था, वो दिव्यांग हो जाता था। लेकिन इतने अच्छे से पोलियो कार्यक्रम चलाया गया कि भारत में 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया, पोलियो फ्री हो गया। WHO ने घोषणा कर दी। तो भारत से पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया था, पल्स पोलियो कैंपेन। इसको भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, वन वेब लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? विथ विच ऑर्गेनाइजेशन विल वन वेब लॉन्च 36 सैटेलाइट फॉर लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी? तो इसरो के साथ, किसके साथ? इसरो के साथ लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए 36 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वन वेब किस देश की कंपनी है? तो आप याद रखिएगा, ये इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की है। तो ये जो मिशन है भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों के सहयोग से, कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। क्लियर है? और वन वेब जो है एक प्राइवेट कंपनी है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ये यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। क्या इसका काम होता है? तो पृथ्वी का जो निचली ऑर्बिट होता है, देखिए ये जो सैटेलाइट होते हैं जब लॉन्च किए जाते हैं तो बाहर लॉन्च किए जाते हैं मौसम की घटनाओं को जानने के लिए, संचार स्थापित करने के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है जहां पे बहुत ही धरती के नजदीक होते हैं ये, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं अर्थ में वो सब इन सैटेलाइट के माध्यम से हमें पता चलता रहता है। क्लियर है? दोस्तों, आपने नासा नाम सुना है? तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और आपने नाम सुना होगा रोस्कोस्मोस, ये कहां की है? तो ये रशिया की, रूस की स्पेस एजेंसी है, हेडक्वार्टर मॉस्को में है। आपने नाम सुना होगा CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से स्पष्ट है चाइना की स्पेस एजेंसी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट मुर्मू हैज गिवन प्रेसिडेंट कलर टू whom? तो पहले ये जानिए किसे दिया है? INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये हमारी नेविगेशन शिप है जिसपे आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति चल रहे हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। दोस्तों, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? ऐसी यूनिट को दिया जाता है जो देश के लिए, जो नेशन के लिए असाधारण सेवा प्रदान करता है, उससे सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाता है। तो ये कहां पर दिया गया है? INS द्रोणाचार्य को कोची में। कहां पर दिया गया? कोची में अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों, पुरस्कारों की बात की है तो हाल ही में जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं आइए उसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड्स पे चलते हैं। तो आपको मैंने बताया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला, शॉर्ट फिल्म का, द एलिफेंट विस्पर्स। अभी गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड घोषित हुए और भारत को अवार्ड मिला है, भारत को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, गोल्ड एवं सिल्वर स्टार भारत को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में RRR के नाटू नाटू को सबसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और सर डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार मिला है। तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है? Which state has hosted the B20 meeting under the G20 chairmanship of India? तो फ्रेंड्स, B20 जो है अभी सिक्किम राज्य में हुआ। कहां पर हुआ है? सिक्किम में। आप सभी को पता है कि भारत G20 का अध्यक्ष है और न्यू दिल्ली में होने वाला है। बहुत बड़ा
बहुत बड़ा ये सम्मेलन है अपने आप में। तो Y20, B20 कई इस प्रकार के उसके छोटे छोटे जो और भी मीटिंग्स है हो रही हैं, और ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सिक्किम में कहाँ हुआ? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, जहां पर बिजनेस 20 बैठक की मेजबानी की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स गंगटोक में कब? आज यानी 18 मार्च को और 19 मार्च को स्टार्टअप 20 कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। दोस्तों G20 की बात करेंगे तो पिछले साल G20 इंडोनेशिया में हुआ था और इंडोनेशिया से भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की थी। 9 से 10 सितंबर इस साल दिल्ली में होगा। ये बात आपको तो क्लियर हो गई है। अब आप ये भी जान लीजिए G20 का जो मोटो है, आदर्श वाक्य क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम वसुदैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलते हैं। आप सभी को पता है भारत एक शांति प्रिय देश है, प्रेम को फैलाने वाला देश है, तो ऐसा हमने वाक्य भी रखा है। क्लियर है? मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के तहत कितने रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा? बहुत अच्छा है। हाउ मच कैशलेस ट्रीटमेंट विल बी अवेलेबल अंडर चीफ मिनिस्टर आयुष्मान असम स्कीम? तो फ्रेंड्स 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज मिलने वाला है। ठीक है, आपको इंश्योर किया जाएगा 5 लाख रुपए। हेमंत बिश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा जी हैं। क्लियर है? असम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अजंता नियोग। अब इन्होंने बजट पेश किया। देश का बजट पेश होने के बाद हर राज्य बजट अपना पेश करता है, और मैं हर राज्य के बजट को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि सारा बजट डिस्कस करना आपको पता है ऑलरेडी 30 मिनट्स में इतना सारा कंटेंट देना अपने आप में मेरे लिए चैलेंज होता है। बट जितनी भी इंपॉर्टेंट बुलेटिन्स है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है, वो सारी बातें बताने का प्रयास होता है। क्लियर है दोस्तों? इस योजना के द्वारा 27 लाख फैमिली को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। इसके साथ ही ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन जाएगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट में घोषित किया गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना 2023-24 में इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए देखते हैं आप सभी के सामने। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये आ गया है, अमेरिका के सीनेट के द्वारा ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएस सीनेट एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स फॉर एनर्जी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स इनका नाम है रवि चौधरी। रवि चौधरी अमेरिका के सीनेट के द्वारा, जो कि एक अपर हाउस है, अमेरिका की सीनेट को अपर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है चौधरी जी, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इनकी बात करें तो 1993 और 2015 के बीच में ये एक एक्टिव ड्यूटी वायुसेना पायलट के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। जब अफगानिस्तान में शांति का कार्य चल रहा था, इराक में युद्ध चल रहा था, ऐसे अभियान देखने को मिले, तो उन समय इन्होंने संचालन किया है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा है एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अगर आपसे पूछा जाए कि वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है वू वॉन थुओंग। क्लियर है? नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका क्या नाम है, बोला टिनुबू। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका क्या नाम है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। दोस्तों आइए RRR सीरीज में आ जाते हैं। करंट अफेयर्स 2022 को डिस्कस करेंगे, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं, मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मधु कांकरिया डॉक्टर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणा मिलर किस देश में
लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। कहां बनी है? अमेरिका में। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। तोखु इमोंग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ? यह हुआ है नागालैंड पर। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। आई दोस्तों 16 मार्च यहां पर लिखा हुआ, 17 मार्च आप इसे कर लीजिए। कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, यहां पे मिस प्रिंट है, मिस टाइप है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे लाइव जोड़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएं करंट अफेयर्स यहां पर हो रहा है। सुबह उठ करके अपना रूटीन सेट करें और पढ़ें। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? तो इनका नाम है शिव शंकरी। एरिक गारसेटी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया? एरिक गारसेटी किस देश में राजदूत बनाया गया बताएं? भारत में राजदूत बनाया गया है तो ये अमेरिका से हैं। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है दलजीत सिंह। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय जियो सिनेमा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? आपने कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा, सूर्य कुमार यादव। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी? तो साहित्य अकादमी के नए प्रेसिडेंट बने हैं माधव कौशिक। एट विच प्लेस द फर्स्ट मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है स्टार्टेड? तो मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग में स्टार्ट किया गया। DRDO has conducted 2 consecutive successful flight test of which missile from चांदीपुर? तो यह है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। भारत ने किस देश के साथ 75 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो भारत ने लग्जमबर्ग के साथ 75 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 15 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है? वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वेद प्रताप वैदिक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में भारत के इंपॉर्टेंट टूरिज्म साइट्स को डिस्कस करने वाले हैं, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कोचिन का किला। तो कोचिन का किला जो है कहां पर है? केरल में है, पुर्तगालियों के द्वारा इसे बनाया गया। विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, राणा कुंभा ने इसे बनाया है। कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर राजस्थान में है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है हौज खास। हौज खास बहुत फेमस मार्केट प्लेस है दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कंस्ट्रक्ट करवाया। तुगलकाबाद ये भी दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाया। किशोर सागर कोटा राजस्थान में है, राजकुमार धीरदेव ने बनाया। अन्ना सागर अन्ना जी चौहान ने बनवाया, अजमेर राजस्थान में है। फिरोज शाह कोटला, आपने स्टेडियम का नाम भी सुना होगा, दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना चाहिए साइंस से रिलेटेड, इसे भी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी हो सबसे बेस्ट। सबसे पहले देखिए जानते हैं स्वप्नों के अध्ययन, जो आपको ड्रीम्स आते हैं, स्टडी ऑफ ड्रीम्स क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज नोन एज ओनिरोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? हम ओनिरोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज कालोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? कालोलॉजी बोलते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहां पे पाई जाती है? सबसे दृढ़ हड्डी जो है वो हमारी एनिमल होती है, हमारे जो दांत में सबसे बाहर कवरिंग होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। मनुष्य में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, वो पुरुषों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। पुरुषों में पाया जाता है XY, महिलाओं में पाया जाता है XX। अगर XX मिलेगा तो लड़की होगी, ठीक है, और YX मिलेगा तो लड़का होगा। ठीक है, तो चूंकि XY दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसमें? पुरुष में, तो इनके
इनका इन्हीं से निर्धारण होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितनी तेजी से चलती है? मैं आपसे बात कर रहा हूं और पूरे शरीर में आपके भी इंपल्स चल रहा है और ये 532 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप समझ सकते हैं। जो स्त्री का गर्भाशय होता है, जो स्त्री का यूट्रस होता है, तो उसका वजन कितना होता है? जब संतान को जन्म नहीं देती तो वो 50 ग्राम का होता है और संतान के जन्म देने के बाद स्त्री का जो गर्भाशय का भार है बढ़ जाता है, वो 100 ग्राम हो जाता है। आपकी किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। आपकी ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। लीवर का वजन 3 किलो होता है। लीवर 1.5 से 3 किलो वेरी करता है, 1.5 से 3 किलो। आपका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, 300 ग्राम का होता है। आपके हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। किडनी का वेट 140 ग्राम होता है। क्लियर है दोस्तों? 18 मार्च के करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं, आपका मैं लेने वाला हूं टेस्ट। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, हर चीज को नोट किया, हर चीज को आपने जाना है। आपका लूंगा टेस्ट। ये टेस्ट ये बताता है कि आपने कितने ध्यान से पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया है और आपको रेगुलरली करना है। आइए देखते सबसे पहला प्रश्न। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से सुना। देखते हैं 10 में 10 कौन लाता है। इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री नेशन? 2014 में भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो गया था। विच कंट्री हैज गॉट गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड? तो किसको मिला है? भारत को मिला है ना? कल ही हमने पढ़ा था। 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे। कितने? 7। 33वां जो ओलंपिक होगा 2024 में, कहां पर होगा? कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक का क्या नाम था? जब टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इनका नाम है बजरंग पूनिया। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो सबसे पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। किसने जीता था? मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टर है। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के गवर्नर हैं? राज्यपाल है। तो ये किस राज्य के हैं? असम राज्य के। विजय स्तंभ कहां पर है? तो विजय स्तंभ कहां पर? राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में है। आज का सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है इन फेमस पर्सनालिटी के बारे में। 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है दोस्तों। कल की पहचानो कौन सीरीज में ये जो इमेज है लता मंगेशकर जी की इमेज है, जिनका जन्म इंदौर में हुआ था और आप सभी को पता है गायिका हैं, भारत रत्न से सम्मानित की जा चुकी हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सत्यनारायण साल्वी ने इनके बारे में बताया है और मीरज हुसैन ने भी बताया है। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। 30 से अधिक भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। दोस्तों काम की बात आप जान लीजिए, अभी सीआरपीएफ की एक वैकेंसी आई है। आप www.crpf.gov.in से वेबसाइट से देख लेना और जमा करने की आखिरी तिथि 27/3 है। बड़ी वैकेंसी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर डेट्स दिए गए हैं और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर लेना। ठीक है, ये काम की बात थी आपके लिए। 17 मार्च का रिजल्ट हमारे पास है। ऋतिक, अमित, कुमार, मुकेश, हिमांशु और आनंद कुमार, आप लोगों ने यहाँ पर टॉप किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। ये जो टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, जहां पर आपको डेली पीडीएफ फ्री मिलती है, जहां पर आपको डेली क्विज फ्री मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का। जैसे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके, यहां पर नीली पट्टी पे देखना, इसी को क्लिक करना, ये खुलेगा। वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ आप एक जगह पर प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर वहां पर भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते रहते हैं, अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप हमें इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक में, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए।
अच्छा लगा हो सेशन तो अपने दोस्तों को बताइए, सभी को बताइए, कि क्योंकि ये केवल मार्क्स लाने के लिए क्लास नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए भी है। भारत का हर व्यक्ति देख सकता है, विदेशों में भी देखा जा सकता है, जो हिंदी भाषा को समझते हैं, इंग्लिश भाषा को समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। करंट अफेयर्स केवल मार्क्स बढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी आईक्यू और जो आपकी नॉलेज है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।